हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन में। आज के सेशन में हम लेकर आए एक नया पैसेज। हम उस पैसेज को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये सेशन। और ये रहा हमारा पैसेज आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। पैसेज बोल रहा है, musicologists concerned with the London Pianoforte School, the group of composers, pedagogues, pianists, publishers, and builders who contributed to the development of the piano in London at the turn of 19th century have long encountered a formidable obstacle in the general unavailability of music of this school इन मॉडर्न स्कॉलरली एडिशंस। मतलब कि जो म्यूजिकोलॉजिस्ट होते हैं, जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, जो लंदन पियानो फोर्ट स्कूल से कंसर्न थे, यानी कि उनसे रिलेटेड थे, ग्रुप ऑफ कंपोजर्स और पेडागॉग्स या फिर पियानिस्ट या फिर पब्लिशर्स या फिर बिल्डर्स, जिन्होंने पियानो की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान दिया था, उन्होंने भी ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर करे थे। मतलब उनके रास्ते में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे जो इस स्कूल में म्यूज़िक लाने में, अनअवेलेबिलिटी ऑफ म्यूज़िक में आए थे। अगर हम बात करें इस पैसेज की, तो इस पैसेज में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक तो सबसे पहले है पेडागॉग्स। पेडागॉग होता है अ टीचर बेसिकली, बट नॉट अ टीचर, बेसिकली अ स्ट्रिक्ट टीचर। अगर हम बात करें पेडागॉग की, तो पेडागॉग बोलते हैं हम एक स्ट्रिक्ट टीचर को। अगर हम बात करें फॉर्मिडेबल की, तो फॉर्मिडेबल होता है समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग, समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग, या फिर समथिंग विच इज़ डॉन्टिंग। मतलब जिस चीज़ से आपको इरिटेशन हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिडेबल। चलिए बढ़ते हैं आगे। Indeed, much of this repertory has more or less vanished from our historical consciousness. Granted, the sonatas and the graduas ad Parnasson of Musico Clementi and the nocturnes of John Field have remained familiar enough, though more often than not in additions lacking scholarly rigor. But the work of other leading representatives like John Baptist Cramer and Jan Ladislav Dussek have eluded serious attempts at revival. इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी कुछ लोगों के एफर्ट से, जैसे कि जॉन बैप्टिस्ट क्रैमर और जैन लैडिस्लेव ड्यूसेक के अटेम्प्ट्स की वजह से इसको रिवाइव करा गया है। मतलब कि अटेम्प्ट्स करे गए हैं ताकि हम इसको रिवाइव कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। Nicholas Temple's ambitious new anthology decisively overcomes this deficiency. जो निकोलस टेम्पले है, उनकी जो न्यू एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी होता है पीसेस ऑफ राइटिंग्स, तो जो उनकी न्यू पीसेस ऑफ राइटिंग्स है, उसने इस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर लिया। What underscores the intrinsic value of Temple's editions is that the anthology reproduces nearly all of the original music in facsimile, making available this cross-section of English musical life. Some 800 works by 49 composers should encourage new critical perspectives about how piano music evolved in England, an issue of considerable relevance to our understanding of how piano music developed on the European continent and of how finally the instrument was transformed from the forte piano to what we know today as a piano. मतलब कि जो टेम्पले की एक तरीके से एडिशन थी, जो एंथोलॉजी थी, उसकी वजह से जो ओरिजिनल म्यूज़िक था उसको रिवाइव किया गया।
making available this cross section of English musical life, some 800 works by 49 composers. मतलब कि कुछ 800 वर्क्स बने, मतलब म्यूज़िकल वर्क्स बने by 49 composers, और इसकी वजह से पियानो म्यूज़िक इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। और ऐसे ही फाइनली जो पहले एक फोर्टी पियानो नाम का इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको उस पियानो में कन्वर्ट करा गया जो हम आज देखते हैं। टू बी श्योर, द लंडन पियानोफोर्ट स्कूल itself calls for a review. School may be well too strong a word for what was arguably a group unified not so much by stylistic principles or aesthetic creed as by the geographical circumstance that they worked at various times in London and produced pianos and piano music for English pianos and English markets. Indeed, Temple concedes that their variety may be so great as to cast doubt on the notion of the school. बेसिकली जो लंदन पियानोफोर्ट स्कूल था उसके लिए एक रिव्यू का टाइम था। उसको हम स्कूल बोल सकते हैं, बट बेसिकली वो एक ग्रुप था जिसके अंदर लोग बने थे स्टाइलिस्टिक प्रिंसिपल या फिर एस्थेटिक क्रीड की वजह से, और फाइनली जिन्होंने एक तरीके से पियानोज और पियानो म्यूज़िक इंग्लिश पियानो और इंग्लिश मार्केट के लिए प्रोड्यूस करे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। द नोशन ऑफ द स्कूल वॉज फर्स्ट प्रोफाउंडेड बाय Alexander Ringer, who argued that laws of artistic survival forced the young progressive Beethoven to turn outside Austria for creative models, and that he found inspiration in the group of pianists connected with Clementi in London. Ringer's proposed London Pianoforte School did suggest a circumscribed and fairly unified group, for want of a better term, a school of musicians whose influence was felt primarily in the decades just before and after 1800. After all, Beethoven did respond to the advances of the Broadwood piano. Its reinforced frame, extended compass, triple stringing, and pedals, for example, and it is reasonable to suppose that London pianists who composed music for such an instrument during the critical phase of its development exercised no small degree of influence on continental musicians. Nevertheless, perhaps the most sensible approach to this issue is to define the school by the period 1766 to 1873, during which it flourished, as Temple has done in the anthology. So basically इस पूरे पैराग्राफ में, इन दोनों पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो स्कूल में एक नोशन चली थी वो अलेक्जेंडर रिंगर की वजह से चली थी, जिसने इस बात पे आर्ग्यू करा था कि जो आर्टिस्टिक सर्वाइवल है वो होना चाहिए। और अगर हम इसी की आगे बात करें तो बेसिकली जो रिंगर है उसने ये भी प्रपोज करा था कि जो लंदन पियानोफोर्ट स्कूल है उसको एक बेटर टर्म दी जाए रादर देन अ स्कूल। तो उसको दिया गया अ स्कूल ऑफ म्यूजिशियंस हुज इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट प्राइमरीली इन द डिकेड्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर 1800। बाद में इस चीज़ पर भी ध्यान दिया गया कि जो लंदन के पियानिस्ट हैं जिन्होंने इस म्यूज़िक को पियानो के थ्रू कंपोज करा है, वो भी इस टाइम पे जब उसका एक बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है डेवलपमेंट का, उन्होंने कॉन्टिनेंटल म्यूजिशियंस के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस, छोटा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं रखा। उसके बाद अगर हम लास्ट लाइन की बात करें तो जो 1766 से 1873 है, इसके बीच में ये म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और ये चीज़ टेम्पल ने अपनी एंथोलॉजी में मेंशन की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ गए हैं हमारे सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
Question number 1. Which one of the following most accurately states the author's main point? मतलब कि पूरे पैसेज में ऑथर का मेन पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए, टेम्परले हैज रिसेंटली कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन the designation of a group of composers, pedagogues, pianists, publishers, and builders as the London Pianoforte School. इसके बारे में पैसेज में बात की गई है, पर और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं जिससे पता चले कि क्या यही मेन पॉइंट है हमारे पैसेज का या नहीं. ऑप्शन बी, Temperley's anthology of the music of the London Pianoforte School contributes significantly to an understanding of an influential period in the history of music. Again इसके बारे में बात की गई है. Option C, the music of the London Pianoforte School has been revived by the publications of the Temperley's new anthology. Option D, primary sources of musical manuscripts provide the most reliable basis for musicological research. या फिर ऑप्शन ई, द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पियानो इन इंग्लैंड इन्फ्लुएंस कंपोजर्स एंड अदर म्यूजिशियंस थ्रू आउट द यूरोप. तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है कि टेम्परले की जो एंथोलॉजी थी म्यूज़िक के ऊपर लंदन पियानोफोर्ट स्कूल की, उसने बहुत अच्छी ही कॉन्ट्रीब्यूशन दी है एक तरीके से in the understanding of an influential period in the history of the music. तो ये था ऑथर का बेसिकली मेन पॉइंट, क्योंकि ऑथर ने हर जगह पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि जो टेम्परले एंथोलॉजी थी उससे हमें हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. It can be inferred that which one of the following is true of the piano music of the London Pianoforte School. हमें बताना है कि इनमें से पियानो म्यूज़िक लंदन पियानोफोर्ट स्कूल का जो है उसके बारे में क्या सच है. The nocturnes of John Field typify the London Pianoforte School style. Option B, the graduous ad Parnassum of Musico Clementi is the best known work of these composers. हमने पैराग्राफ में इसके बारे में बात करी थी. No original scores for this music are extant. Prior to Temperley's edition, no attempts to issue new editions of this music has been made. ये तो कहीं mention ही नहीं है. In modern times, much of the music of this school has been little known even to the musicians. ये ट्रू हो सकता है. चलिए देखते हैं इसका आंसर, और आंसर है ऑप्शन नंबर ई, जो कि कह रहा है कि मॉडर्न टाइम्स में भी much of the music of this school has been known even to the musicians. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. The author mentions the sonatas of Musico Clementi and the Nocturnes of John Field as examples of which of the following? Option A, works by composers of the London Pianoforte School that have been preserved in rigorous scholarly editions. Option B, works that are no longer remembered by the most of the people. Option C, works acclaimed by the leaders of the London Pianoforte School. Option D, works of the composers of the London Pianoforte School that are relatively well known. या फिर ऑप्शन ई, works by composers of the London Pianoforte School that have been revived by Temperley in his anthology. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सोनाटास की बात करी थी या फिर नॉक्चर्न्स की बात करी थी, वो किसके एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्क्स बाय द कंपोजर्स ऑफ द लंदन पियानोफोर्ट स्कूल दैट आर रिलेटिवली वेल नोन. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. Which one of the following, if true,
would most clearly undermine a portion of Ringer's argument as the argument is described in the passage. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिंगर की वो आर्ग्यूमेंट की जो कि हमने बेसिकली लास्ट के पैराग्राफ्स में डिस्कस करी थी. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिशियंस इन ऑस्ट्रिया कंपोज इनोवेटिव म्यूजिक फॉर द Broadwood piano as soon as the instrument became available. Option B, Clementi and his followers produced most of their compositions between 1790 and 1810. Option C, the influence of continental musicians is apparent in some of the works of Beethoven. Option D, the pianist composers of the London Pianoforte School shared many of the same stylist principles. या फिर option E, most composers of the London Pianoforte School were born in the continent and were drawn to London by the work of Clementi and his followers. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आर्ग्यूमेंट बेसिकली पैसेज में डिस्क्राइब करी थी. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बेसिकली ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मेंशन था कि जो म्यूजिशियंस इन ऑस्ट्रिया थे उन्होंने इनोवेटिव म्यूज़िक बनाया था बट वो ब्रॉडवुड पियानो के थ्रू बनाया गया था. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर यूजेस द वर्ड एडवांसेस टू रेफर टू. जो ऑथर ने वर्ड यूज़ करा है एडवांसेस वो बेसिकली किसके लिए यूज़ हुआ है. ऑप्शन ए, एंटसमेंट्स ऑफर्ड म्यूजिशियंस बाय इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स. ऑप्शन बी, इम्प्रूवमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन सी, innovations in the form of music produced for a particular instrument. Option D, stylist elaborations made possible by changes in a particular instrument. या फिर ऑप्शन ई, changes in musicians' opinions about a particular instrument. तो चलिए बात करते हैं इसके राइट आंसर की. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिकली यहाँ पे पियानो की बात की गई है. Question number 6. It can be inferred from the passage as a whole that the author's purpose in the third paragraph is primarily to cast out doubt on the usefulness of the temporary study of the London Pianoforte School. Option B, introduce a discussion of coherency of the London Pianoforte School. Option C, summarize Ringer's argument about the London Pianoforte School. Option D, emphasize the complex nature of the musicological elements shared by the members of the London Pianoforte School. या फिर ऑप्शन ई, आइडेंटिफाई द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू म्यूजिक बाय द लंदन पियानोफोर्ट स्कूल. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि कह रहा है इंट्रोड्यूस अ डिस्कशन ऑफ द कोहेरेंसी ऑफ द लंदन पियानोफोर्ट स्कूल. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. द ऑथर ऑफ द पैसेज इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद. Option A, explaining the influence of the development of the pianoforte on the music of Beethoven. Option B, describing Temperley's view of the contrast between the development of piano music in England and the development of piano music elsewhere in Europe. Option C, presenting Temperley's evaluation of the impact of changes in piano construction on styles and forms of music composed in the era of London Pianoforte School. Option D, considering an alternative theory to that proposed by Ringer concerning the London Pianoforte School. या फिर ऑप्शन नंबर ई, डिस्कसिंग द contribution of Temperley's anthology to what is known of the history of the London Pianoforte
स्कूल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो बेसिकली जो पूरा पैसेज था वो इसी के ऊपर कंसर्न कर रहा था, इसी के ऊपर रिलेट कर रहा था कि जो कंट्रीब्यूशन है टेम्पले की एंथोलॉजी यानी कि पीसेस ऑफ राइटिंग की, वो टू व्हाट इज़ नोन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लंदन पियानोफोर्ट स्कूल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8। It can be inferred that the Temperley's anthology treats the London Pianoforte School as, जो टेम्परले की एंथोलॉजी थी वो लंदन पियानोफोर्ट स्कूल को कैसे ट्रीट करती है। तो ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ pianist composers who shared certain stylistic principles and artistic creeds, a group of people who contributed to the development of the piano music between 1766 and 1873, या फिर a group of composers who influenced the music of Beethoven in the decades just before and just after 1800. Option D, a series of compositions for the pianoforte published in the decades just before and just after 1800, या फिर a series of compositions that had a significant influence on the music of the continent in the 18th and the 19th centuries। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जो बात कर रहा है, जो कि लास्ट पैराग्राफ में मेंशन भी था कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पियानो म्यूजिक बिटवीन 1766 एंड 1873। तो ये थे हमारा आज का पैसेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। होप करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।